प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके कुछ कमेंट आए थे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आइए हिंदी का। तो उसी सिलसिले में हम लेकर के आए हैं हिंदी के एमसीक्यूज क्वेश्चन का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि सेट नंबर 1 रहने वाला है। हाँ, तो आपको बता दें बच्चों, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर तो आपको बता दें कि हिंदी निबंध लेखन, पत्र लेखन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही साथ विज्ञापन जैसे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मैंने उनको बना करके काफ़ी समय लगा हुआ और बेहतरीन ढंग से बनाए गए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे तो उनको ज़रूर वॉच करिए। और एक चीज़ आपको और बताएं कि अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त अंक हासिल करना है तो आपके लिए एक और वीडियो बहुत ही स्पेशल इसमें अपलोड किया गया है, जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो है आई बटन पे क्लिक करके भी वॉच कर सकते हो, अन्यथा आप चैनल पर विजिट करके वहां से भी इस वीडियो को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू बिना देर करते हुए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा इसमें निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो अपठित बोध यानी कि अनसीन पैसेज से रहने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि एक अनसीन पैसेज जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी पढ़ा सुना नहीं होगा, वो एक पैसेज दिया जाएगा और उससे आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, उनके आंसर आपको करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे। तो देखिए, हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, या हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, या हम सबका पालनकर्ता और जीवनधार है। पढ़ते वक्त आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे कि आपको इसमें खास खास चीजें क्या हैं। वैसे इन क्वेश्चंस के आंसर करने का सही तरीका ये है कि आप पहले इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है 4 या 5, उन क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ लें, उसके बाद जो है आप पैसेज को पढ़ें। तब क्या होगा कि आपको जो है काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर जैसे ही मिलते हैं वहीं पे आप उसको मार्क कर दीजिए। राइट, तो ये सही तरीका है। फिलहाल हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वस्तुतः पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहरों का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना जाता है। ध्यान देना, पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण से को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। राइट, और महान धार्मिक कृत्य मतलब बहुत ही अच्छा कृत्य मतलब काम माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मल मूत्र त्याग को पापकर्म माना गया है। अगर हम लोग पेड़ों के आसपास या पेयजल स्रोत जो है उनके आसपास मल मूत्र त्याग करते हैं तो उसको हमारे धार्मिक ग्रंथों में या वैसे पाप कर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे को शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। यह काम हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला यह कि हम गंदगी न फैलाएं, और दूसरा यह कि जिन गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें और जहां तहां कूड़ा कचरा आदि न फेंकें। खुले में मलमूत्र विसर्जित न करें, साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग में चारों प्रकार के प्रदूषण जैसे भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि इस पैसेज को पढ़ने पे हमें यह समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित एक पैसेज दिया गया है और इसी से जुड़े हुए हमारे लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। तो बच्चों, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है? पर्यावरण मिला है। सबसे स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, हमें प्रकृति में, ये देखिए हमारा पर्यावरण हमारा रक्षक, और हमें प्रकृति से या हमें किससे मिला है? प्रकृति से विरासत में मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको सर्च करना है पूरे पैसेज में सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है? राइट, तो बड़े बड़े पार्कों और बाग बगीचों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आपको लिखा हुआ है
कि बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा सर्कल कर रहे हैं, शहर का फेफड़ा कहा जाता है। तो सही आंसर हम क्या लगाएंगे बच्चों, शहर का फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है, तो बच्चों पुण्य का कार्य माना जाता है, ऊपर में आपको बताया गया और पढ़ते वक्त भी ध्यान में होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े 4 नंबर पे, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, अधिक से अधिक वृक्ष काटना बिल्कुल नहीं, वृक्षों को हटाना बिल्कुल नहीं, वृक्षों को नहीं बचाना बिल्कुल नहीं, अधिक से अधिक हमको क्या लगाने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, किससे, पर्यावरण प्रदूषण से बचने या उसे रोकने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा पर्यावरण जो है हमारा कैसा कवच है, राइट। तो हमारा जो पर्यावरण है वो हमारे लिए एक रक्षा कवच है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास ऊपर में गद्यांश दिया था, अब सेम अनसीन एक पद्य दिया रहेगा, एक कविता ऐसी दी रहेगी जिसको हमने कभी देखा होगा नहीं है, फिर भी उससे संबंधित उसको पढ़ करके उसको समझना पड़ेगा और फिर उससे संबंधित प्रश्नों का आंसर भी देना होगा। तो चलिए मैं आपके सामने कविता वाचन करता हूं। कहते हैं कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली अगर, वरना जीवन भर क्रंदन है। और किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में जिसने जीता। और खिलता फूल म्लान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे कितने रह रह गिर जाते हैं, और हंसता शशि भी छिप जाता है। शशि मतलब क्या होता है बच्चों, चंद्रमा भी छिप जाता है जब सावन घर घिर आते हैं। मतलब सावन मतलब जब सावन के बादल आते हैं तो उस समय जो चंद्रमा होता है वो भी छिप जाता है। उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। नील गगन अर्थात आसमान, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें, और मिट्टी में मिल जाती हैं वे छिन जाते हैं सभी सहारे। और दूर तलक धरती की गाथा मौन मुखर कहता कण कण है। और यदि तुमको मुस्कान मिली तो मुस्काओ सबके संग जाकर। और यदि तुमको सामर्थ्य मिला तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर। और झांको अपने मन दर्पण में प्रतिबिंबित सबका आनंद है। राइट। तो इस तरह से ये कविता रही बच्चों। अब इससे संबंधित हमें आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। तो वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन। वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन। सबसे ऊपर की ही लाइन में था बच्चों। यहाँ पर देखिए, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, हंस लो क्षण भर खुशी मिली है वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन है। तो सही आंसर क्या होगा, क्रंदन। इसी तरह से हमको खोज खोज करके इसके आंसर्स को लिखने हैं बच्चों। तो ये काफी आसान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दूर तलक किसकी गाथा है। अब यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन में आएंगे कि दूर तलक किसकी गाथा है। यहाँ पे दूर तलक धरती की गाथा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दूर तलक धरती की गाथा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, डी वाला। तो इसी तरह से हमको देखना है। नील गगन अर्थात ये आसमान को कह रहा है, और आसमान का जो होता है पर्यायवाची शब्द, अब आप जाइएगा तो गगन नभ अंबर शून्य व्योम ये सब होता है। तो एक्चुअली नील गगन, गगन को आकाश या अंबर भी कहते हैं। तो वो कैसा, नीला आसमान की तरफ कह रहा है। तो इसका अंबर भी एक होता है, अंबर मतलब वस्त्र होता है, सभी में अंबर जुड़ा हुआ है। राइट, अंबर जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसा, तो नीला चाहिए। तो इसका सही आंसर हमको क्या लगाना चाहिए, नीला अंबर। राइट, सही आंसर क्या हो जाएगा, नीला अंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि खिलता फूल क्या हो जाता है। तो खिलता फूल म्लान, म्लान मतलब गंदा या धूमिल हो जाता है। अगर फूल खिल गया उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, यानी कि धूमिल हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, जब सावन घिर घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है बच्चों। जब सावन घिर जाते हैं तो शशि छिप जाता है। शशि मतलब चंद्रमा। अभी ऊपर में हम कविता के टाइम पे आपको बताए थे जब पढ़ रहे थे। चलिए अब व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, व्याकरण का सेक्शन आ गया। तो 11 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बच्चों आपको बता दें, यहां से क्वेश्चन निश्चित है। एक तो सकर्मक आएगा और दूसरा आकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया में आपको पहचान करना मैं बताता हूं। सबसे पहले, जब भी पहले आपको इसमें दोनों में क्या आ रहा है, कर्म आ रहा है। कर्म को ऑब्जेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। राइट, अब जैसे भी कोई सेंटेंस है, राइट, अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस से
सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, कर्ता मिलेगा, कर्ता मिलेगा और उसके बाद क्रिया मिलेगा, क्या, क्रिया, राइट। कर्ता और क्रिया के बीच में किसी क्वेश्चन मार्क वाले शब्द से, किसे या किस, जैसे किसे या किससे या फिर क्या, इस तरह से कोई क्वेश्चन वर्ड लेकर के अगर हम क्वेश्चन कर दें और हमको जो आंसर है, आंसर एकदम सही सही मिले, आंसर एकदम सही सटीक मिलता है, तब हम कहेंगे कि उसमें सकर्मक क्रिया है, राइट। और अगर आंसर सही नहीं मिलता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा महसूस होता है, तो पक्का गारंटीड वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे अकर्मक क्रिया वाला वाक्य इसमें ढूंढना है, तो सीता गाना गाती है, तो सीता क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कर्ता और गाना हो जाएगी क्रिया। तो अब क्वेश्चन करेंगे सीता क्या गाती है, तो आंसर मिल जाएगा गाना, एकदम एग्जैक्ट, मतलब ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन पूछ क्या रहा है हमको, अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। अब देखिए वह यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, है या क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, राइट। तो ये सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। ये पढ़ना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गई। तो वह क्या पढ़ता है, तो आंसर निकल के आता है किताब पढ़ता है, राइट। अब अगला, मोहन सो रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है, मोहन सो रहा है। तो यहाँ पर रहा जो है, रहना, रहना से हम सही क्वेश्चन नहीं कह पा रहे हैं। मोहन क्या रहा है, मोहन किसे रहा है, मोहन किससे रहा है, तो इसका सही आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो सी है, इसमें अकर्मक क्रिया है, राइट। अब जैसे लता चाय पी रही है, तो पीना, राइट, पी रही है, तो ये आपका कर्म हो गया। तो लता क्या पी रही है, इसके आगे क्या लगा के क्वेश्चन कर देंगे, तो लता क्या पी रही है, सही आंसर मिल जाएगा चाय। तो इसलिए ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। तो सही आंसर क्या मिलेगा बच्चों, सी। आई होप कि आपको इन दोनों में अंतर करना स्पष्ट हो गया होगा। एक और क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, आपको समझ भी विकसित कराने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, अभी मैंने बताया, और कह रहा है नहीं है अर्थात अकर्मक है, अर्थात क्या है, अकर्मक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना, इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है अर्थात अकर्मक क्रिया है। ये भी क्वेश्चन वही है। देखिए, सोहन देर तक सोता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोहन, यहाँ सोना क्या हो गया, सोना क्या हो गया, ये आपका क्रिया हो गई, और सोहन हो गया आपका सोहन कर्ता हो गया। तो सोहन क्या सोता है, सोहन किसे सोता है, सोहन कैसे सोता है, ये सब का आंसर सही नहीं मिल रहा है, अर्थात पहले ही जो सेंटेंस है इसी में आपका अकर्मक क्रिया है, अर्थात सकर्मक क्रिया नहीं है। अच्छा, बाकी को चेक करेंगे, तो विद्यार्थी आपका हो गया क्या चीज, विद्यार्थी सब्जेक्ट की जैसा, और पढ़ना जो है, पढ़ रहे, ये हो गया आपका एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड हो गया, यानी कि क्रिया हो गई। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, तो देखिए सॉरी, करना हो गया, क्या कर रहे हैं, तो कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसका सटीक आंसर मिल जाता है। इसी तरीके से मैंने उसे क्या दी, तो आंसर मिलता है पुस्तक दी। ऐसे लिखता है कि रमा क्या लिखती है, तो आंसर मिलता है पत्र लिखती है। तो सबका सटीक आंसर मिलता है। तो इस तरह से हम जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों प्रवृत्ति, वृत्ति या प्रवृत्ति इसका मतलब स्वभाव होता है, राइट। तो ये सही आंसर हो जाएगा स्वभाव। व्यापार बिल्कुल नहीं, नौकरी रोजगार ये सब कुछ भी नहीं होता है, राइट। इसका सही आंसर है स्वभाव। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पहला पद अव्यय प्रधान होता है, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास बनता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, नीलकंठ, नीलकंठ किसका नाम है, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोलेनाथ अर्थात शंकर जी, राइट। तो जहां पर भी इस तरह से आपका आता है कि किसी समास, किसी शब्द का जब विग्रह करते हो तो वो एक तीसरे की तरफ इंडिकेट करता हो, तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। ध्यान देना, जब भी
यहां पर एक सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा। जब भी दो अलग अलग सेंटेंस और से जुड़े हों और या फिर या से जुड़े हुए होते हैं तो सीधे समझ जाना कि वो संयुक्त वाक्य है। राइट, संयुक्त मतलब इनको जोड़ा गया है। अब अगर इनकी जगह पे इनके अलावा कोई शब्द दूसरा रहता, दो अलग अलग सेंटेंस रहते, इनके अलावा कोई शब्द रहता तो उसको हम लोग मिश्र वाक्य कहते। राइट, और अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहता, आशीर्वाद दिया, तो ये हमारा सरल वाक्य हो जाता। तो इस तरह से हमको पहचान करनी है। अगले क्वेश्चन में जब बारिश होगी तब, ये देखिए उसके अलावा हो गया किसान हल चलाएंगे। अब इस सेंटेंस पहले का असर दूसरे पर पड़ रहा है और बीच में आप पहचान समझ ही सकते हैं। तो ये रचना के आधार पर ये कैसा बन जाएगा, संयुक्त नहीं बनेगा बच्चों, ये मिश्र बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहां कौन सा वाच्य, कर्ता के काम को तो जाहिर सी बात है कर्तवाच्य, इसमें सही आंसर हो जाएगा कर्तवाच्य। राइट, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कौन सा वाच्य है। तो मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें आपको वाच्य जो है बताना है। राइट, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, जिसकी प्रधानता हो। तो यहां पर आपको जैसे कृतवाच्य ऊपर में आपने पढ़ा, कृतवाच्य किसमें होता है, जिसमें कर्ता के काम को प्रधानता दी जाए। तो कर्ता कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ मीरा है। कर्ता का काम कौन सा है, पुस्तक पढ़ना। तो मीरा के द्वारा क्या किया गया, पुस्तक पढ़ी गई। मेनली फोकस किया गया है कि मीरा ने जो काम किया है पुस्तक पढ़ने का, उस पे फोकस किया गया, यानी कर्ता के काम को फोकस किया गया। इसका मतलब इसमें कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य सही हो जाएगा। राइट, सॉरी डियर, इसको फिर से हम देखेंगे। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, ये जो सब्जेक्ट है मीरा, और मीरा क्या कर रही है यहाँ पे, जो है जो एक्शन वर्ब है यानी कि क्रिया, वो है पढ़ना। तो मीरा क्या कर रही है, तो मीरा पढ़ रही है। तो क्या पढ़ रही है, तो आंसर आता है पुस्तक। पुस्तक क्या हो जाता है, हमारा कर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ने का असर किस पे पड़ता है, पुस्तक, यानी पुस्तक जो है इसमें मेन रोल रिप्रेजेंट कर रही है। इस वजह से इसमें कर्मवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता ज्यादा है डियर, ये ध्यान दे देना, इसको करेक्ट कर लेना। राइट, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसको तो सब सही आंसर लगाएंगे। डैश और यहाँ एपोस्ट्रॉफी वाला चिन्ह है, और क्या छक्का मारा है, यानी कि बहुत एकदम खुशी जाहिर करके कह रहा है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, वाह वाह क्या छक्का मारा है। राइट, अगला क्वेश्चन है, देखिए अब पाठ्य पुस्तक से आ गया। पाठ्य पुस्तक से अब सेम जैसे ही आपको अपठित में मिला था, यानी बिना पढ़ी हुई चीजें, वैसे ही अब किताब की क्वेश्चन है। देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है कविता है, फसल जो चैप्टर है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। राइट, तो ये कविता है, और आगे कहता है रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये कविता का हिस्सा दिया हुआ है, और इसी से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है फसल किसका जादू है। राइट, तो आपने ऊपर में देखा फसल किसका जादू है, यहीं पे देखिए फसल क्या है, और तो कुछ नहीं हुआ, नदियों के पानी का जादू है। तो नदियों के पानी का जादू, तो सही आंसर इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, नदियों के पानी का जादू। किसका जादू है, नदियों के पानी का। अगला क्वेश्चन है, देखिए फसल किसका रूपांतर है। तो रूपांतर यह है किसका, यहाँ पे लिखा हुआ है रूपांतर है सूरज की किरणों का। सही आंसर क्या बन जाएगा, सूरज की किरणों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह किसका सिमटा हुआ यहाँ पे किसका गुणधर्म है, यहाँ पे देखिए भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। किसका, मिट्टी का गुणधर्म है। तो यहाँ पे इसका हम लोग सही आंसर क्या लगाएंगे, मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर का क्वेश्चन है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, इस काव्य पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है कौन सा है। तो बच्चों इसमें आपको अलंकार बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे सिमटा सा का यूज एक से अधिक बार हो रहा है, जैसे कोई तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसकी खासियत क्या होती है कि जिसमें कोई एक
अक्षर नहीं, इसमें कोई एक अक्षर की बात करते हैं, शब्द नहीं। कोई एक अक्षर कई बार रिपीट करता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। और अगर एक शब्द कई बार रिपीट होता है और उसके मीनिंग अलग अलग हो तो वो क्या होता है, आपका यमक अलंकार होता है। राइट। जैसे अनुप्रास का आपने सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चिम्मच से चांदनी रात में 4 बूंद चटनी चटाई, ये वगैरह वगैरह बहुत सारा सुना होगा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये लाइन भी कहीं बोली गई है एक गाने में। आप कमेंट करके अगर आपको क्लिक कर रहा है तो उस मूवी का नाम बताइएगा जिसमें इस गाने का जिक्र हुआ है, इस शब्द यानी इस अलंकार का जिक्र किया गया है। राइट, अभी जो मैंने पढ़ा खड़क सिंह वाला। राइट, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखिए, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है। जो हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त को इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब जल्दी जल्दी इससे संबंधित आंसर देने हैं। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। राइट, तो जाहिर सी बात है कि शुरू शुरू में ही उन्होंने क्या, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उनको अच्छा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो बूढ़ा मरियल सा जो लंगड़ा आदमी था वो कौन था, आपका कैप्टन था। ऊपर पैसेज में लिखा हुआ है डियर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कैप्टन क्या काम करता था। तो बच्चों वो फेरी लगाता था। कैप्टन क्या काम करता था, फेरी लगाता था। हालदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे। तो बच्चों जो पान वाले से जो है कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन पान वाला था कि बताना ही नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन है माता का आंचल जो पाठ है उसके लेखक का नाम बताना है बच्चों, शिवपूजन सहाय। आगे बढ़ते हैं और अगला लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, माता के आंचल में, माता के आंचल में। तो आई होप कि बच्चों काफ़ी आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। और अगर जरा सा भी आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए कुछ भी मददगार साबित है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फर्दर ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।